वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम क्लासेज की तरफ से ये प्री डीएलएड 2023 मेगा टेस्ट 06 नंबर जो लिया गया है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट का सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो अब अपन पहला प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप चेक करें कि अपने कितने सही हुए और कौन कौन से आपके प्रश्न गलत हुए हैं। तो आज वो सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक, कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे। तीसरा, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। चौथा ऑप्शन, पुलिस की सहायता लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि छात्रों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो बेइज्जत करेंगे। क्या बेइज्जत करेंगे? बेइज्जत तो करेंगे नहीं, ये तो ऑप्शन ही गलत है। ये ऑप्शन तो गलत है। प्रधानाध्यापक को बताएंगे, ये भी ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन एक, शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते बरतते हैं ये। दूसरा, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती। तीसरा, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते। चौथा, शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं, इसका कारण, बेस्ट कारण यही है दूसरा ऑप्शन, कि उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है। घर की परिस्थितियां सही नहीं होती है, इसी वजह से वो स्कूल बीच में छोड़ देते हैं। प्रश्न का मतलब यही है कि बच्चे स्कूल बीच में क्यों छोड़ देते हैं? तो उनकी घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, इसलिए वो बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन 2। अगला देखो, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में एक, स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। दूसरा, स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है। तीसरा, कोई भावना जागृत नहीं होती। और चौथा, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में, मतलब अध्यापक को पढ़ते हुए देखकर छात्र के मन में क्या आता है? ये ऑप्शन, मतलब ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, मास्टर जी को पढ़ता हुआ देखकर बच्चों के मन में भी इच्छा होती है कि अपन भी पढ़ाई करें, जैसे टीचर पढ़ रहे हैं वैसे अपन भी पढ़ाई करें। तो ऑप्शन एक राइट है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक, स्वयं उसके साथ खेलेंगे। दो, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूंगा। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करनी है तो अपन क्या करेंगे? स्वयं उनके साथ खेलेंगे। स्वयं उनके साथ खेलेंगे तब वो खेल में रुचि उनकी पैदा होगी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में, भाई गृह कार्य स्वाध्याय प्रेमी बनाने के साथ छात्रों में क्या करता है और क्या करता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन एक, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। दूसरा, घूमने की प्रवृत्ति
कम करने में सहायक है। तीसरा, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है। चौथा, थकान उत्पन्न करता है। तो गृह कार्य क्या करता है? स्वाध्याय प्रेमी बनाने के साथ साथ ऑप्शन एक राइट है इसमें, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। घूमने की प्रवृत्ति घूमने की प्रवृत्ति कम करने के लिए होमवर्क नहीं देते हैं, और ना मनोरंजन के लिए देते हैं, और ना उससे थकान उत्पन्न होती है। तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न होती है स्वाध्याय मतलब होमवर्क से। ठीक है, अगला देखो। 6, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया है। ऐसी स्थिति में आप मतलब विद्यालय में काम कर रहे हैं और अपने से कोई अपराध हो गया, किससे? टीचर से। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये बोल रहा है प्रश्न। पहला, चुपचाप रहेंगे। दूसरा, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे। तीसरा, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे। चौथा, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। भाई विद्यालय में अपराध हो गया अनजाने में अपने से, तो चुपचाप रहेंगे, चुपचाप भी नहीं रहेंगे, और इसकी जानकारी देखते हैं इसको। इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, छिपाने की कोशिश भी नहीं करनी है। पश्चाताप की अग्नि में, क्या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे? नहीं। ऑप्शन 2 सही है, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को दे देंगे। भाई बिना अनजाने में कोई गलती हो गई है तो अपने अधिकारी को बता देंगे भाई ये गलती हो गई है। ठीक है, अगला देखो। 7 नंबर, शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है। ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था अगली क्लास में, है या नहीं है का ध्यान रखना। नहीं को देख लेना, प्रश्न को ये गलत करा देते हैं और ये प्रश्न को सही भी कराते हैं। पहला, कक्षा परिवेश को। दूसरा, कक्षा शिक्षक द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को। तीसरा, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को। चौथा, शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। यह शिक्षण है, शिक्षण कुशलता को। तो शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध किसको प्रभावित नहीं करता है? कक्षा परिवेश को तो करता है, कक्षा शिक्षक द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को भी करता है, शिक्षक की शिक्षण कुशलता को भी करता है, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को। ये ऑप्शन है कि इसको ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगला देखो। प्रश्न नंबर 8, विद्यालय प्रवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। यह फिर आएगा नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1, शिक्षकों का परस्पर संबंध। विद्यालय का पाठ्यक्रम। तीसरा, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध। चौथा, शिक्षक विद्यार्थी संबंध। तो विद्यालय प्रवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। प्रवेश, ये प्रवेश नहीं है, परिवेश कर लेना इसको, परिवेश समझे इसको ना। तो शिक्षकों का परस्पर संबंध भी प्रभावित करता है, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध भी करता है, शिक्षक विद्यार्थी संबंध भी करता है, पर विद्यालय का पाठ्यक्रम इतना प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगला देखो। भावी, ये भी भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है। भाई भावी नागरिकों का निर्माण करना है तो इसमें शिक्षक का क्या योगदान है, मतलब योगदान कितना होता है, महत्वपूर्ण है कि कम महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है या अज्ञात? तो भावी नागरिक निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। समाज के नागरिकों को निर्माण करने का काम ही टीचर ही करते हैं, शिक्षक ही करते हैं स्कूलों में। तो भूमिका का शिक्षक का योगदान है अधिक महत्वपूर्ण, यह ऑप्शन है राइट। अगला देखो। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहला ऑप्शन, बालक का मन भावुक होता है, यहाँ भावुक है ना, बालक का मन 2 बार आ गया है, ये बालक का मन भावुक होता है। दूसरा, बालक स्वभाव से प्रमुख होता है। तीसरा, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है। चौथा, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बालक माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? बच्चा क्या है कि अपने माँ बाप से स्नेह की अपेक्षा करता है, लाड प्यार की अपेक्षा करता है, इसीलिए उनकी उपेक्षा, अगर माता पिता उसकी उपेक्षा करेंगे, डांटेंगे,
या उससे उसको नेग्लेक्ट करेंगे, एक तरह से नकारेंगे, तो उसकी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनके स्नेह की अपेक्षा करता है। इसलिए बालक, चौथा ऑप्शन, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगला 11वां, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं। क्योंकि दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखेंगे छात्र, क्यों सीखते हैं? ऑप्शन 1, ये मनोवैज्ञानिक है। दूसरा, इससे उनको सुख मिलता है। तीसरा, इससे उनका मानसिक शक्ति मिलती है। चौथा, इससे वे प्रसन्न होते हैं। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि इसका कारण यही है, पहला ऑप्शन, मतलब ये मनोवैज्ञानिक है। एक तरह से प्यार से सिखाना मनोवैज्ञानिक तरीका है। दंड की अपेक्षा प्यार से सिखाओगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अगला 12, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए छात्र गृह कार्य नहीं कर पाए तो? पहला, जुर्माना करे। दूसरा, माता पिता से संपर्क करे। तीसरा, कारण पता करे। चौथा, उसे सरल कार्य दो। तो गृह कार्य अगर छात्र नहीं कर पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जुर्माना नहीं करना है, माता पिता संपर्क ये भी नहीं है, सरल कार्य दो ये भी नहीं, कारण पता करे। उसका कारण पता करो, भाई क्यों काम करके नहीं लाया, होमवर्क करके क्यों नहीं लाया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्या आपको अपने अध्यापक की निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? मतलब अध्यापक की कौन सी विशेषता छात्रों को अधिक प्रभावित करती है? एक, धारा प्रवाह अभिव्यक्ति। दूसरा, ज्ञान के प्रति ललक। तीसरा, विद्यार्थियों के प्रति अनुराग। चौथा, व्यवहार में निष्पक्षता। भाई अध्यापक की कौन सी योग्य मतलब कि विशेषता जो अध्यापक छात्रों को अधिक प्रभावित करेगी? धारा प्रवाह अभिव्यक्ति, ठीक है। ज्ञान के प्रति ललक, विद्यार्थियों का अनुराग, प्रति अनुराग, या व्यवहार में निष्पक्षता। तो बेस्ट है, अपने को तो बेस्ट ही चुनना है, ज्ञान के प्रति ललक। अध्यापक की ज्ञान के प्रति ललक होती है, उसी को देखकर छात्र अधिक प्रभावित होते हैं। 14 नंबर, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अधिक अंक देंगे। प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे। विद्यार्थियों को भी उनके कार्य अनुसार अंक देंगे। तो मूल्यांकन कर रहे हैं तो ट्यूशन पढ़ने वालों को ज्यादा अंक थोड़ी देंगे। प्रश्न के कठिनाई स्तर ये भी ठीक है, विद्यार्थियों को उनके कार्य अनुसार ये भी ठीक है, परंतु ज्यादा बेस्ट है अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। जैसा बच्चे ने, छात्र ने कॉपी में काम किया है उसी आधार पर अंक देंगे। यह नहीं कि अपना ट्यूशन पढ़ना आता है तो उसको ज्यादा अंक दे देंगे। 15 नंबर, आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है। एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे? आप टीचर है और आपका छात्र आपके स्कूल में पढ़ता है और दूसरा शिक्षक उसे दंडित करता है, तो आप क्या करेंगे? यह पूछ रहा है। पहला, उसकी गलती होने पर और दंडित करेंगे। दूसरा, उसका बच्चा पढ़ता होगा तो उससे बदला लेंगे। या तीसरा, उस शिक्षक से झगड़ा करेंगे। या चौथा, दंड का कारण पता करके निर्णय करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि दंड का कारण पता करेंगे। भाई दंड का कारण पता करेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि सही है कि गलत है, उन्होंने दंड दिया जो सही है कि नहीं है, किस कारण से दिया है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखो, प्रश्न नंबर 16, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे, शिक्षक कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या होता है? यह प्रश्न पूछ रहा है। कक्षा में शोर नहीं मचता, बच्चे एक दूसरे को सुधारने लग जाते हैं। तीसरा, शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है। या चौथा, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। भाई अपन टीचर हैं, आप एक टीचर हो और कक्षा में बच्चों को डांट रहे हो तो दूसरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पूछ रहा है। दूसरे बच्चों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि अच्छे बच्चे जो होंगे कक्षा में वो आपकी डांट से बचना चाहेंगे। अगली भाई अपने को वो अपने मन में समझ जाएंगे अपने को ऐसा काम नहीं करना है कि टीचर अपने को भी डांटे भविष्य में, ना। चौथा ऑप्शन राइट। अगला देखो, प्रश्न नंबर 17, छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है? ऑप्शन 1,
छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर, दूसरा छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर या अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, चौथा स्वास्थ्य संबंधी चित्र दिखाकर। भाई स्वास्थ्य को छात्रों के ठीक रखा जा सकता है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर। भाई जानकारी देना भी ठीक है पर जानकारी से ज्यादा बेस्ट है प्रशिक्षण देना, छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 आर्थिक विकास, 2 सभ्यता का विकास, तीसरा काम चलने योग्य साक्षरता, या चौथा राष्ट्र का विकास। भाई प्रश्न ये कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा जो गवर्नमेंट देती है उसके क्या उद्देश्य, गवर्नमेंट क्यों देती है प्रौढ़ शिक्षा, ये कहना चाह रहे हैं। क्या आर्थिक विकास करना उसका उद्देश्य है, क्या सभ्यता का विकास करना उसका उद्देश्य है, या काम चलने योग्य साक्षरता दे देना, नागरिकों को काम चलाने योग्य साक्षरता दे देना, क्या इसका ये उद्देश्य है, या चौथा राष्ट्र का विकास? तो बेस्ट है अपने राष्ट्र का विकास, और अपने को बेस्ट ही चुनना है, जो 100% सही हो वही चुनना है। राष्ट्र का विकास, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होता है मेन राष्ट्र का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि, भाई राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे होगा? यदि पहला ऑप्शन शिक्षक एक जो अपने शहर में नौकरी करे, क्या शिक्षक अपने शहर में जहां रह रहे हैं वहीं नौकरी करे? दूसरा ऑप्शन देश में कहीं भी नौकरी करे, तीसरा अपने गांव के पास नौकरी करे, चौथा अपने राज्य में कहीं भी नौकरी करे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे होगा? भाई राष्ट्र की बात आ गई ना, बात ही राष्ट्र की एकता की आ रही है, तो बेस्ट ऑप्शन वही जाता है, देश में कहीं भी नौकरी करे। भाई अपना देश है, अपना इंडिया है, राष्ट्र की एकता कैसे होगी कि टीचर से कहीं का भी हो, इंडिया में कहीं पे भी नौकरी दे दे वो करे, वही राष्ट्रीय एकता है। तो देश में कहीं भी नौकरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, आप अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? भाई आप एक टीचर हो और अपने स्टूडेंट से व्यवहार करना है, कैसा करेंगे ये पूछ रहे हैं। पारस्परिक व्यवहार का, दूसरा मधुरता का, तीसरा सहानुभूति का, या चौथा उपरोक्त सभी प्रकार का। भाई अपने बच्चों से अपने को पढ़ाना है तो ये सभी व्यवहार करने पड़ेंगे, पारस्परिक व्यवहार भी करना है, मधुरता भी रखनी है, सहानुभूति भी रखनी है, उपरोक्त सभी प्रकार का। ये बेस्ट ऑप्शन चौथा। वैसा दिख रहा है सबको, आपने सबने सही किया होगा ये। 21 नंबर, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? भाई आप एक टीचर हो और अपने स्टूडेंट से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकते हो उसके बारे में पूछा है आपसे। ऑप्शन 1 उनसे सदैव हंसी मजाक करेंगे, दूसरा उनसे दूरी बनाकर, तीसरा उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करके, चौथा छात्रों को अपना मित्र बनाकर। तो कैसे करेंगे अच्छा मधुर संबंध? क्या उनका हंसी मजाक करेंगे हमेशा? ये भी ठीक नहीं है। उनसे दूरी बनाकर, यह तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। छात्रों को अपना मित्र बनाकर, ठीक है ये भी, पर बेस्ट है तीसरा, समस्या और कठिनाई को सुनेंगे और उनका निदान करेंगे। यही ऑप्शन बेस्ट है। अपने बच्चों का समस्या है जो स्कूल में है, पढ़ने आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, कठिनाइयों को, और उनका निदान करेंगे। उनको अगर समस्या कुछ है तो उसको दूर करेंगे, तभी मधुर संबंध बनाएंगे शिक्षक और छात्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? प्रत्येक उसमें भाग ले, दूसरा इससे उत्तेजना उत्पन्न ना हो, तीसरा इससे विचार उत्पन्न हो, चौथा इस सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचे। अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया कब उपयोगी है? वाद विवाद के भी सभी के बेस्ट ऑप्शन यही है, सभी विचारों के समावेश से निर्णय पर पहुंचे। ऑप्शन चौथा राइट है। प्रत्येक उसमें भाग ले, ठीक है, उत्तेजना उत्पन्न ना हो, यहाँ तो ना आ गया, ये ठीक नहीं है। इससे विचार उत्पन्न होते हैं, ये भी ठीक है, पर बेस्ट ये है अपना
सभी के विचारों से के समावेश से अपन निर्णय पर पहुंचे। अगला देखो, 23 नंबर, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? कक्षा में अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है बेस्ट, मतलब ज्यादा? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का। दूसरा, अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का। तीसरा, अध्यापक के व्यवहार का। चौथा, साथियों के सहयोग का। अधिगम प्रक्रिया पर किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है यह पूछ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, विद्यार्थियों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है अधिगम में, टीचर का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का, या अध्यापकों के व्यवहार का, या साथियों के सहयोग का। तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का। भाई अध्यापक जी किस मेथड से पढ़ा रहे हैं उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है अधिगम प्रक्रिया पर। ठीक है, अगला देखो, 24 नंबर, यदि वह आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? मतलब आपकी कक्षा में कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, उसे दंड देंगे। दूसरा, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। तीसरा, उसे ध्यान देने को कहेंगे। या चौथा, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो दंड देंगे, पहला ऑप्शन, दंड तो देना ही नहीं है, गलत हो गया, दंड का नाम आ गया, गलत हो गया। उसे ध्यान देने को कहेंगे, ये भी ठीक है। बच्चों के उदाहरण देंगे, जिन बच्चों के जो ध्यान देते हैं, वो भी ठीक है। पर बेस्ट है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। भाई आप एक टीचर हो, पढ़ा रहे हो कक्षा में, और कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उस बच्चे से प्रश्न पूछो, अपने पढ़ा रहे हो उससे संबंधित, तो ऑटोमेटिक ध्यान रखने लग जाएगा कि मास्टर जी कुछ भी प्रश्न अपने से पूछ सकते हैं, तो अपने को जो ये पढ़ा रहे हैं उन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो उससे प्रश्न पूछो, बेस्ट यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं महान विद्वान? अपने गहन कार्य द्वारा। दूसरा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर। या तीसरा, स्वयं महान विद्वान बनकर। चौथा, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। भाई महान विद्वान पैदा करना है गहन कार्य द्वारा, गहन कार्य द्वारा ये भी ठीक नहीं है। स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं कठोर कार्य करेंगे तो अपने अध्यापक जी विद्वान बनेंगे, अपने को तो छात्र को विद्वान बनाना है। स्वयं महान विद्वान बनकर ये भी ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को प्रेरित करके, भाई महान विद्वान कैसे पैदा कर सकते हैं अध्यापक जी? विद्यार्थियों को प्रेरणा देनी है, प्रेरणा देकर। अगला देखो, 26, आपके दृष्टिकोण में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण है ये बोल रहे हैं। ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर की। 2, माध्यमिक स्तर की। 3, उच्च माध्यमिक स्तर की। और चौथा, इनमें से किसी की नहीं। तो किसी की नहीं, ये तो गलत हो गया। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। भाई शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर की, क्योंकि कहते हैं ना नींव ही मजबूत होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं अर्ली स्टेज में, प्राथमिक स्तर पर वहां की समस्या ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं पर बच्चों को मतलब कि सिखा के और अच्छा भेजेंगे तो आगे वो आगे जाके दुख नहीं पाएगा पढ़ाई वढ़ाई करने में, हर चीज में। तो प्राथमिक स्तर की समस्या ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। भाई नींव ही मजबूत होनी चाहिए, नींव। 27 नंबर, एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? भाई अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? 1, अनुशासन। दूसरा, अच्छी आवाज। तीसरा, अच्छा स्वभाव। चौथा, स्वयं के विषय पर प्रभाव। अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ये पूछा है अपने को। तो अनुशासन ठीक है, अनुशासन भी ठीक है, पर अपने को तो बेस्ट लेना है। अच्छी आवाज भी ठीक है, अच्छा स्वभाव ये भी ठीक है, पर ज्यादा ज्यादा अच्छा क्या है अध्यापक के लिए? स्वयं के विषय पर प्रभाव। भाई अपने को तो पढ़ाना है स्कूल में, अच्छी आवाज से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वयं के अपने सब्जेक्ट का कितना अपने को नॉलेज है, कितना अपने को आता है, जितना अपने को अच्छा आता है उतने अच्छा अपन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो स्वयं के विषय पर प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। अगला है 28, अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।
प्रमुख उद्देश्य क्या है अध्यापक शिक्षा का? नौकरी में अनुभव प्रदान करना, बच्चों के बारे में अनुभव देना, विषय ज्ञान देना, या शिक्षण कौशल एवं मूल्यों का विकास का ज्ञान देना। अध्यापक शिक्षा का, अपन शिक्षा देते हैं, एक टीचर जो शिक्षा देता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बोल रहा है। क्या नौकरी के अनुभव प्रदान करना है, बच्चों के बारे में अनुभव देना है, या विषय ज्ञान देना है? तो बेस्ट है शिक्षण कौशल एवं मूल्यों का विकास का ज्ञान देना। अध्यापक बढ़ाने का मेन उद्देश्य ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर, कौशल विकास है 1 शिक्षण, 2 अनुदेशन, 3 प्रशिक्षण, या 4 प्रौद्योगिकी। कौशल विकास है क्या है, कौशल विकास है क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो शिक्षण ठीक है, अनुदेशन ये भी ठीक है, प्रशिक्षण तो बेस्ट है प्रशिक्षण, और अपने को बेस्ट पे ही जाना है। कौशल विकास एक प्रशिक्षण होता है, ठीक है। अगला देखो 30 नंबर, अध्यापक विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। अध्यापक विद्यार्थियों की अपने को भागीदारी है उसको बढ़ाते हैं। अध्यापक जी कैसे बढ़ाते हैं विद्यार्थियों की भागीदारी को? पहला अनुदेशक द्वारा, दूसरा पुनर्बलन द्वारा, या तीसरा व्याख्या द्वारा, या चौथा निर्देशन द्वारा। विद्यार्थियों की भागीदारी को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? टीचर है तो पुनर्बलन द्वारा, बेस्ट ऑप्शन पुनर्बलन। उनको पुनर्बलन दो, उत्साहित करते रहो तो उनकी भागीदारी बढ़ती रहेगी। अगला देखो 31 नंबर, विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है। विद्यालय शिक्षा के जो व्यवसायीकरण है उसका अर्थ पूछा है। पहला रोजगार परक शिक्षा, दूसरा व्यवसायिक अनुभव प्रदान करना, तीसरा वर्षीय शिक्षा, चौथा प्रौद्योगिकी शिक्षा। भाई विद्यालय शिक्षा है, स्कूलों में जो एजुकेशन होती है उसका व्यवसायीकरण का अर्थ पूछा है। तो रोजगार परक शिक्षा ठीक है, ये भी वर्षीय शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा ये तो ठीक है ही नहीं। दूसरा सही है कि व्यवसायिक अनुभव प्रदान करना, बच्चों को व्यवसाय कैसे कर सकते हैं वो बड़े होके, उनके अनुभव प्रदान करना, यही विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखो 32 नंबर, एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए आदर्श शिक्षक को? देखते हैं, पढ़ते हैं अपन। पहला विद्यार्थी से दूरी बनाए रखें, दूसरा विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु मदद करे, तीसरा विद्यार्थियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करे, चौथा अच्छी तरह पढ़ाए और सोचे कि उसका कार्य पूरा हो गया है। एक आदर्श शिक्षक को क्या करना चाहिए ये पूछा है। विद्यार्थी से दूरी बनाए रखें, क्या दूरी बनानी है अपने को? दूरी थोड़ी बनानी है बच्चों से, यह तो गलत हो गया। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु मदद करे, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करे, अच्छी तरह पढ़ाए और सोचे कि उसका कार्य पूरा हो गया है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है तीसरा। भाई अपने को स्टूडेंट के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना है, जितना टीचर को कर सकता है अपने स्टूडेंट के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना है। तीसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो 33, निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समानता है। भाई निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण में क्या समानता होती है यह पूछा अपने को। एक वस्तुनिष्ठता में, दूसरा गणना पद्धति में, तीसरा व्यवहारिकता या उपयोगिता में, या चौथा उपलब्धि परीक्षण करना। भाई इन दोनों परीक्षण की समानता पूछी है, तो समानता मेन यही होती है कि वस्तुनिष्ठता, गणना करने या व्यवहारिकता इसमें नहीं, ज्यादा बेस्ट है उपलब्धि परीक्षण करना। भाई दोनों का उद्देश्य तो एक ही होता है ना, बच्चों ने कितना सीखा है, उपलब्धि कितनी हासिल की है उसका परीक्षण करना। तो निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समानता यही है, बच्चों की उपलब्धि का जांच करना, यह समानता होती है। अगला देखो 34, किसी कार्य के प्रति निष्ठा एक उद्देश्य है। किसी कार्य को अपन निष्ठा से कर रहे हैं तो ये क्या है ये पूछा है। संज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर, कौशलात्मक स्तर, या आध्यात्मिक स्तर। कार्य को निष्ठा से करना, संज्ञानात्मक स्तर ठीक है पर इतना नहीं है, भावात्मक स्तर भी ठीक है, आध्यात्मिक या कौशलात्मक। तो कार्य को निष्ठा से करना एक कौशलात्मक स्तर में आता है। निष्ठा से करना ये उद्देश्य कौशलात्मक स्तर के अंतर्गत आता है। भाई अपन स्किल्स
काम को कितना अच्छे ढंग से कर रहे हैं, स्किल्स में ना, तो कौशलात्मक स्तर। अगला देखो 35 नंबर, भले बुरे को पहचानने हेतु छात्रों को क्या करेंगे अपन, भले बुरे की पहचान करने के लिए छात्रों को भाई छात्रों को भले बुरे की पहचान करना सिखाना है अपने को क्या करेंगे इसके बारे में पूछा है। पहला, दोनों के अधिकाधिक उदाहरण देंगे, क्या दोनों के उदाहरण देंगे। दूसरा, दोनों के लाभ बताएंगे। तीसरा, समय समय पर भाषण में गोष्ठियां करवाएंगे। चौथा, इनको पहचानने हेतु पर्याप्त अभ्यास करवाएंगे। भाई भले बुरे की पहचान करनी है, बच्चों को सिखाना है, तो क्या करेंगे, अधिकाधिक उदाहरण देंगे, ठीक है, ये भी पर इतना नहीं है। दोनों के लाभ हानि बताएंगे, समय पर भाषण में गोष्ठियां करवाएंगे, या पहचानने हेतु पर्याप्त अभ्यास कराएंगे। इनकी पहचान करने के लिए अपन बच्चों को अभ्यास ट्रेनिंग कराएंगे, मतलब अभ्यास कराएंगे बार बार, क्या भला है और क्या बुरा है, इसकी अभ्यास करवाएंगे पहचानने की। अगला देखो 36 नंबर, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना है। भाई मनोवैज्ञानिक सीखना किसको मानते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना क्या होता है, यह पूछा अपने को। पहला, विषय को याद करना। दूसरा, साक्षरता। तीसरा, व्यवहार में परिवर्तन। चौथा, ज्ञान प्राप्त करना। तो मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना क्या है, क्या विषय को याद करना है, ठीक है, पर इतना ठीक नहीं है। साक्षरता, ज्ञान प्राप्त करना, या व्यवहार में परिवर्तन, तो बेस्ट है व्यवहार में परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना उसी को मानते हैं जो व्यवहार में परिवर्तन हो। और यहाँ पे अगर व्यवहार में परिवर्तन की जगह स्थायी शब्द और होता तो ज्यादा बेस्ट होता। व्यवहार में स्थायी स्थायी परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना उसी को कहते हैं व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। आगे चलो 37 नंबर, अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो, भाई विद्यार्थी किस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं यह पूछा है। पहला, जो उसकी जाति का है। दूसरा, जो अपने विषय का ज्ञाता हो, या जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो कक्षा में पढ़ाता है। बच्चे स्टूडेंट किस अध्यापक के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखेंगे यह पूछा अपना। क्या उसकी जाति से मतलब नहीं है, यहाँ पे जाति शब्द आ गया। जो अपने विषय का ज्ञाता हो, अच्छे कपड़े पहनने से कोई मतलब नहीं है, टीचर अच्छे कपड़े पहन कर आएगा उसको टीचर स्टूडेंट ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। जो कक्षा में पढ़ाता हो ये भी ठीक है, पर बेस्ट ये है जो अपने विषय का ज्ञाता हो। बच्चे उस टीचर से ज्यादा प्रभावित होंगे जिसको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज हो, और अच्छा पढ़ाता हो, अच्छा नॉलेज होगा तभी पढ़ा पाएंगे। तो जो अपने विषय का अच्छा ज्ञाता हो उसी अध्यापक को ज्यादा पसंद करेंगे बच्चे, या श्रद्धा रखेंगे। अगला देखो 38 नंबर, विद्यार्थी द्वारा कक्षा कार्य को नियमित ढंग से करने से उनमें क्या होता है कि विद्यार्थी कक्षा कार्य को अगर नियमित ढंग से करेंगे तो उनमें क्या होता है यह पूछा है। स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वतंत्रता का विकास होता है। तीसरा, आत्मविश्वास का विकास होता है। चौथा, रोचकता का विकास होता है। अगर विद्यार्थी कक्षा कार्य ढंग से कर रहे हैं तो क्या होगा उनमें, स्वतंत्रता का विकास होता है। स्वतंत्रता ये तो ठीक है ही नहीं, आत्मविश्वास का भी ठीक है, रोचकता का भी ठीक है, पर बेस्ट क्या है, स्वावलंबन। स्वावलंबी बनते हैं वो अपना काम करने से, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। तो ऑप्शन 1 सही है। अगला देखो 39, शिक्षण करते समय शिक्षक को पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। शिक्षण करा रहे हैं टीचर, तो शिक्षक को पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। किसका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए यह पूछा है। ऑप्शन 1, अपनी क्षमताओं का। दूसरा, छात्रों की क्षमताओं का। तीसरा, पाठ्यक्रम के स्तर का। चौथा, उपरोक्त सभी का। तो यह भी ठीक है। शिक्षण अपन टीचर हैं और शिक्षण कराने से पहले क्या क्या अपने को अनुमान लगा लेने चाहिए। अपनी क्षमताओं का भी लगाना पड़ता है, छात्रों की क्षमताओं का भी, जिसको अपन पढ़ाने जा रहे हैं उनका लेवल का भी लगाना पड़ता है, पाठ्यक्रम के स्तर का भी लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन चौथा राइट है, और ये आपका सही भी हुआ होगा, दिख रहा है, सरल ही है। उपरोक्त सभी का अपने को पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
40 किसी भी कठिन प्रकरण को, भाई कठिन प्रकरण प्रकरण को आप कैसे समझाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। दूसरा विद्यार्थी अपने आप अध्ययन करें। तीसरा सीधे पुस्तक से ही पढ़ा दिया जाए। चौथा सहायक सामग्री द्वारा स्पष्ट किया जाए। भाई कठिन प्रकरण है, कोई कठिन टॉपिक आ गया है अपने पढ़ाते पढ़ाते, तो अपने को क्या करना है ये पूछा है। पाठ्यक्रम से हटा दो, ये तो गलत हो गया ना। कोई कठिन आ गया तो पाठ्यक्रम से हटा दे, हटाना ये तो गलत ही हो गया। विद्यार्थी अपने आप अध्ययन कर लेंगे, अपने आप थोड़ी छोड़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, कठिन आ गया तो तू पढ़ लेना, ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह भी गलत। सीधा पुस्तक से ही पढ़ा दिया जाए, यह भी गलत है। चौथा सहायक सामग्री द्वारा स्पष्ट करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर सहायक सामग्री से द्वारा उस बच्चे को स्पष्ट करेंगे तो वो कठिन प्रकरण को आसानी से सीख लेगा, जल्दी सीखेगा सरलता से। तो चौथा राइट। अगला देखो 41 नंबर, तीव्र गति से जनसंचार माध्यमों ने एक शिक्षक के दायित्व को कर दिया है। पहला न्यून व नगण्य। दूसरा अधिक एवं महत्वपूर्ण। तीसरा पूर्ववत। चौथा प्रभावी। भाई तीव्र गति से जनसंचार माध्यम है, उन्होंने अध्यापक के दायित्व को क्या किया है, न्यून व नगण्य क्या कम किया है, गलत है ये तो। अधिक एवं महत्वपूर्ण ठीक है। पूर्ववत पहले जैसे है क्या, जैसे पहले था वैसे ही है क्या। प्रभावी ये भी ठीक है, पर ज्यादा अच्छा कौन सा है, जनसंचार माध्यमों ने शिक्षक के दायित्व को अधिक और महत्वपूर्ण कर दिया है, तो दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला देखो 42 नंबर, कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य है। भाई कक्षा में संप्रेषण क्यों करते हैं, संप्रेषण बताया था मैंने, विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। टीचर अपने विचार बच्चों को बताता है और बच्चे अपने मन में जो भी भावनाएं सीखने करने के अपने विचार हैं वो टीचर को बताते हैं, यह है संप्रेषण। तो इसका लक्ष्य क्या है, क्यों करते हैं कक्षा में, यह पूछा है। पहला अधिगम, दूसरा अंतःक्रिया, तीसरा विचारों के आदान प्रदान, चौथा उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण करने का मेन लक्ष्य क्या है, अधिगम, अंतःक्रिया, विचारों का आदान प्रदान। यह भी ठीक है, पर इसका राइट ऑप्शन है अधिगम, क्योंकि अधिगम के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, अंतःक्रिया, विचारों का आदान प्रदान, ये सभी अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। बड़ा का मतलब कि बड़ा रूप क्या है कक्षा में संप्रेषण का, अधिगम। मेन काम ये होता है अधिगम सिखाना। संप्रेषण इसीलिए करते हैं टीचर या कि भाई बच्चे अपने सीखे, तो मेन काम है अधिगम। तो ऑप्शन एक राइट हो गया। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना, पहला अधिगम, ठीक है। दूसरा देखो 43, एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कब होती है, यह पूछा है। ऑप्शन एक छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान। दूसरा छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर। तीसरा संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर। या चौथा छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। अध्यापक सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कब होती है, छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान नहीं, अपनी प्रशंसा सुनकर नहीं। अपनी प्रशंसा सुनकर राजी नहीं होना चाहिए अध्यापक को, भाई जो छात्र अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो अध्यापक खुश हो रहे हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर राजी नहीं होना चाहिए। छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से, ये भी ठीक है, पर संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, यह ज्यादा सही है। संप्रेषण अभी बताया था, संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान, जो अधिक कक्षा में क्रिया होती है, पढ़ाते हैं अपन, संप्रेषण करते हैं, उसकी सार्थकता सिद्ध होने पर अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। संप्रेषण करने का सार्थकता मतलब जो अपन ने टीचर ने संप्रेषण किया है कक्षा में, उसकी सार्थकता, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को अधिगम कितना हुआ है, उसकी सार्थकता सिद्ध होने पर ही अध्यापक सर्वाधिक आनंदित होते हैं। अगला देखो 44, सफल शिक्षक की पहचान है। भाई सफल शिक्षक की पहचान क्या होती है, ये पूछ रहे हैं अपन से। पहला समस्याओं के प्रति छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया। दूसरा परीक्षा में छात्रों का सफल होना। तीसरा छात्रों में अधिक सीखने की भावना। चौथा अच्छे रोजगार की प्राप्ति। सफल शिक्षक की पहचान क्या होती है,
तीसरा ऑप्शन सही है। समस्या के प्रति छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, इतना नहीं है। छात्रों का सफल होना परीक्षा में, ये भी ठीक है, पर इतना इतना अच्छा नहीं है। तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही है, छात्रों में अधिक सीखने की भावना विकसित करना। अधिक सीखने की भावना विकसित करना यह सफल शिक्षक की पहचान होती है। अगला देखो, ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि शिक्षा के द्वारा, भाई ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन क्यों नहीं देता है, यह पूछ रहे हैं। पहला, वह दुस्साहसी हो जाती है। दूसरा, वह तर्क देने लगती है। तीसरा, वह अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाती है। चौथा, वह विद्रोही हो जाती है। तो ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा क्यों नहीं प्रोत्साहन देता है, इसका कारण पूछा है। दुस्साहसी हो जाती है, इतना अच्छा नहीं है। वह तर्क देने लग जाती है, भाई वह अपने अधिकारों के बारे में जानने लग जाती है, पढ़ी लिखी, और तर्क देती है, तर्क देने लग जाती है घर में उसके अधिकारों के बारे में। अधिकारों के, अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह तर्क देने लग जाएगी, पढ़ी लिखी होगी तो घर में। इसीलिए वो समाज उसको शिक्षित नहीं करता है, ग्रामीण समाज। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला देखो 46 नंबर का, अध्यापन में बच्चों की अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? पहला, माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए। दूसरा, शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। खेल के मैदान को आकर्षक बनाना चाहिए। चौथा, विद्यालय परिवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो भाई अध्ययन में बच्चों की रुचि पैदा करनी है, बढ़ानी है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए। माता पिता की योग्यता से क्या मतलब है? ये गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। माता पिता की, बच्चों की रुचि बढ़ानी है, माता पिता थोड़ी बढ़ानी है, ये गलत। शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, हाँ। खेल के मैदान को आकर्षक, विद्यालय परिवेश पर नियंत्रण, बेस्ट है शिक्षक की गुणवत्ता। शिक्षक गुणवत्ता बढ़ाएंगे तो ही बच्चे अध्ययन में बच्चों की रुचि होगी। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मेरी गुणवत्ता होगी तो ही आपकी रुचि पैदा होगी। बाकी मेरे को खुद को ही नहीं आ रहा है तो आपकी रुचि कहाँ से आएगी? तो शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। मैं अच्छा बता पाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन करूंगा, तभी आपकी रुचि होगी। तो शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जबकि, भाई विद्यालय अपना कार्य कब पूरा कर सकता है? ऑप्शन 1, वह समाज से अलग थलग हो। दूसरा, समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे। तीसरा, वह समुदाय के लोगों के साथ रह सके। चौथा, वह समाज की आलोचना करता रहे। तो विद्यालय अपना कार्य कब पूरा कर पाएंगे? क्या समाज से अलग रहकर कर पाएंगे? नहीं, गलत हो गया। समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखेंगे, या और देखते हैं इसको, समुदाय के लोगों के साथ रह सके, रहे। समाज की आलोचना थोड़ी करनी है समाज की। समाज की आलोचना करेंगे तो समाज विद्यालय को नहीं रहने देगा। तो ऑप्शन 2 राइट है इसका, वे समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे। समाज से अपने को, विद्यालय को ढंग से चलाना है तो समाज से, समुदाय से अपने को रिश्ता बनाकर, करीबी रिश्ता बनाकर रहना पड़ेगा, तब अपन समाज में रह पाएंगे, ठीक है। अगला देखो 48 नंबर, आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त है। एक छात्र 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है, तो आप क्या करेंगे, ये पूछा है। पहला, छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे। दूसरा, छात्र को कक्षा में आने देंगे। तीसरा, छात्र पर गुस्सा करेंगे। चौथा, कक्षा में आने देंगे, वे बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। भाई आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में और एक छात्र 15 मिनट देरी से आया है, तो आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। कक्षा में नहीं आने देंगे, क्या उसको आने नहीं देंगे? तो ये तो गलत हो गया, आने तो देना पड़ेगा। छात्र को कक्षा में आने देंगे, ये भी ठीक है। छात्र पर गुस्सा करेंगे, ये भी गलत है, गुस्सा नहीं करना है। कक्षा में आने देंगे और उसके बाद में देरी से आने का कारण पूछेंगे, बेस्ट ये है, चौथा ऑप्शन राइट, ठीक है। अगला देखो 49,
माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है क्योंकि, यह प्रश्न रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। पहला, बाल हृदय कोमल होता है। दूसरा, बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, भावुक। तीसरा, बालक अपरिपक्व होते हैं। चौथा, बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। भाई माता पिता उपेक्षा करते हैं तो बालक के मन पर गहरा आघात लगता है। गहरा आघात क्यों लगता है? क्योंकि बालक स्नेह माता पिता से स्नेह की अपेक्षा करते हैं। भाई उसके लाड प्यार की अपेक्षा करते हैं, उनके डांट फटकार की नहीं करते हैं, इसलिए गहरा आघात लगता है। ठीक है, अगला देखो 50 नंबर, स्त्री शिक्षा का प्रमुख लाभ है। भाई स्त्री शिक्षा का लाभ क्या है ये पूछ रहे हैं। पहला, स्त्रियों द्वारा नौकरी लगना करना। दूसरा, स्त्रियों द्वारा लिखना और पढ़ना सीखना। तीसरा, परिवार में शिक्षा का प्रसार। चौथा, बालिका विद्यालय की संख्या बढ़ाना। भाई स्त्री शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? भाई कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने का प्रमुख लाभ क्या होता है ये पूछा है। तो बेस्ट ये है कि नौकरी लगना ये भी ठीक है पर इतना नहीं है, पढ़ना लिखना सीखना भी ठीक है, विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, ये तो विद्यालय की संख्या बढ़ाना थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। तीसरा बेस्ट ऑप्शन, तीसरा परिवार में शिक्षा का प्रसार। मतलब स्त्री शिक्षा का प्रमुख लाभ ये होता है परिवार में शिक्षा का प्रसार। अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, जल्दी पढ़ाने लग जाएगी, घर में पढ़ाना लिखाना अच्छा मतलब अच्छा रहेगा, बच्चे भी पढ़ने लिखने में मजबूत रहेंगे। अगर माँ पढ़ी हुई है तो बच्चों को भी पढ़ने में लिखने में अच्छा बनाएगी, मजबूत बनाएगी। यही इसका मेन उद्देश्य होता है स्त्री शिक्षा का, तो परिवार में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 50 था और ये आपके पूरे भी हो गए। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे प्रश्न हल हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।